कि गांव पर आधारित हॉरर कहानी। शीर्षक शापित कुआं। शापित कुआं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक पुराना कुआं था। कुआं गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे था, इतना गहरा कि नीचे झांको तो बस अंधेरा दिखे। बुजुर्ग कहते थे, उस कुएं में चंदाबाई की आत्मा बसती है। सालों पहले वहीं उसकी लाश मिली थी, बाल खुले, आंखें फटी हुई और चेहरा जला हुआ। तब से गांव वाले उस कुएं के पास नहीं जाते थे, खासकर रात के समय। कहानी की शुरुआत गांव में एक लड़का था, गिरधारी। नौजवान, निडर और थोड़ा जिद्दी भी। जब भी कोई भूत प्रेत की बात करता, वो हंसकर कहता, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब डराने की बातें हैं। एक दिन शाम को दोस्तों ने उसे चिढ़ाया, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात 12 बजे उस कुएं पर जा और एक बाल्टी पानी भर ला। गिरधारी हंसते हुए बोला, हो जाएगा, देखते रहो। गांव वाले डर के मारे रोकना चाहते थे, पर उसने किसी की न सुनी। रात 12 बजे, रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, गिरधारी लालटेन लेकर कुएं की तरफ चला। चारों ओर सन्नाटा, बस कुत्तों के भौंकने की दूर दूर से आवाज। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांस पास से गुजर गई हो। पीपल का पेड़ सरसराया। उसने देखा, कुएं के पास किसी का परछाई सा हिल रहा है। वो रुका। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस कुएं से पानी टपकने की छप छप आवाज आई, जैसे कोई अंदर कुछ हिला रहा हो। गिरधारी ने बाल्टी नीचे डाली। बाल्टी पानी में गिरी, रस्सी खींची और तभी उसने देखा, बाल्टी पानी नहीं बल्कि लाल रंग से भरी थी। वो घबरा गया, सोचा शायद किसी की शरारत है। पर तभी कुएं के अंदर से किसी औरत की आवाज आई, इतनी रात को क्यों आया रे गिरधारी? गिरधारी के हाथ से रस्सी छूट गई। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। आवाज आई, जिसे तूने बुलाया, मैं चंदाबाई हूं। कुएं के अंदर से धुएं जैसा कुछ उठने लगा और एक परछाई धीरे धीरे बाहर आई। एक औरत, सफेद साड़ी में, चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए। गिरधारी पीछे हटने लगा। वो औरत बोली, तूने कहा था भूत नहीं होते, अब देख। वो हंसी, एक डरावनी चीख जैसी हंसी। गिरधारी चिल्लाया और भागा, पर उसके पैर किसी अदृश्य चीज में उलझ गए। वो गिरा और तभी किसी ने उसका गला पकड़ लिया। सुबह का सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले खेत की तरफ जा रहे थे, उन्होंने कुएं के पास कुछ देखा। वहां गिरधारी की चप्पलें थीं और लालटेन बुझी हुई पड़ी थी। कुएं से अजीब सी बदबू आ रही थी, सड़ी हुई मिट्टी और खून जैसी। गांव के पुजारी ने कहा, कहा था ना, उस कुएं में मत जाना, वो शापित है। 3 दिन तक गिरधारी नहीं मिला। चौथे दिन कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। लोग डर कर भागे, पर दोपहर में जब सब इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा, कुएं के ऊपर किसी ने खून से लिखा था, अब गिरधारी मेरे साथ है। पुरानी कथा। गांव की बुजुर्ग औरत दुलारी बुआ ने सबको बताया कि चंदाबाई कभी इसी गांव की थी। उसकी शादी एक लालची जमींदार से हुई थी। एक रात जमींदार ने उसे जलाकर कुएं में फेंक दिया था, ताकि उसकी जमीन हथिया सके। मरने से पहले चंदाबाई ने शपथ ली थी, जो भी इस कुएं को छेड़ेगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। तब से हर कुछ साल बाद कोई ना कोई उस कुएं के पास जाता और फिर कभी लौटकर नहीं आता। एक नया हादसा। कुछ महीनों बाद गांव में बिजली लगने लगी। सरकारी इंजीनियर आए और कुएं के पास टंकी लगाने की योजना बनाई। गांव वाले बोले, यहां कुछ मत करो, ये जगह अपशगुनी है। पर इंजीनियर ने कहा, अंधविश्वास मत फैलाओ, हमें काम करना है। शाम तक मजदूरों ने काम शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने कुएं के ऊपर खुदाई शुरू की, जमीन से ठंडी हवा निकली और एक तेज चीख सुनाई दी। सभी मजदूर भाग गए। इंजीनियर अकेला रह गया। रात को गांव वालों ने देखा, कुएं के पास रोशनी जल रही है। वे पास गए तो पाया, इंजीनियर का शरीर आधा कुएं में झुका हुआ, चेहरा नीचे। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर वही शब्द थे, मैं गिरधारी के साथ हूं। आज तक साल बीत गए, कुआं अब भी वही है। पीपल का पेड़ और भी घना हो गया है। गांव में अब बच्चे भी उस तरफ नहीं जाते। कहा जाता है कि अमावस्या की रात अगर कोई उस कुएं के पास खड़ा हो तो उसे पानी में 2 चेहरे दिखते हैं, एक औरत का और एक जवान लड़के का। लोग कहते हैं वो हैं चंदाबाई और गिरधारी, जो अब भी उस कुएं के अंधेरे में
किसी तीसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर कोई जरा भी पास जाए तो कुएं से वही आवाज आती है, इतनी रात को क्यों आया रे? क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका दूसरा भाग लिखूं, जहां कोई नया शहर का लड़का उस शापित कुएं की सच्चाई जानने गांव पहुंचता है? शक, रात का सफर। रात का सफर रात के 2 बजे थे। आसमान में बादल घिरे थे और सड़कें वीरान। हाईवे नंबर 63 पर सिर्फ एक ट्रक दौड़ रहा था। उस ट्रक का ड्राइवर था राजू यादव। राजू 30 साल से ट्रक चला रहा था। उसने भारत की लगभग हर सड़क देखी थी, पर आज का रास्ता कुछ अलग लग रहा था। सड़क के दोनों ओर सिर्फ जंगल और बीच बीच में टूटी हुई स्ट्रीट लाइटें। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज के जलने की। राजू ने सिगरेट सुलगाई और पुराने रेडियो पर गाना लगाया। पर जैसे ही गाना शुरू हुआ, रेडियो से एक अजीब सी खरखराती आवाज आई, मत जा आगे, लौट जा। राजू हंस पड़ा। अरे साला, रेडियो भी डराने लगा। उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन मन के अंदर एक बेचैनी सी बैठ गई। पहला मील। परछाई करीब 5 मिनट बाद उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। राजू ने ट्रक रोका। अरे भाभी, रात के इस वक्त यहां क्या कर रही? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से ट्रक के कैबिन की ओर चली आई। राजू ने सोचा शायद कोई लिफ्ट चाहती है, तो दरवाजा खोल दिया। वो औरत चुपचाप ट्रक में बैठ गई। राजू ने ट्रक चलाया और पूछा, कहां जाना है? वो बोली, बस आगे, जहां सड़क खत्म होती है। राजू ने सोचा शायद कोई गांव होगा, पर जब उसने साइड मिरर में देखा तो कैबिन खाली था। वो वहीं गायब हो चुकी थी। राजू का गला सूख गया। उसने ट्रक रोका, बाहर उतरकर चारों ओर देखा। कोई नहीं, सिर्फ हवा चल रही थी और जंगल से किसी औरत के हंसने की आवाज आ रही थी। दूसरा मील। मील का पत्थर राजू फिर ट्रक में बैठ गया। उसने एक्सीलेटर दबाया और सड़क पर नजर डाली। उसे 1 मील का पत्थर दिखा, मौतपुर 2 किलोमीटर। वो चौंका। मौतपुर? ऐसा कोई नाम तो सुना ही नहीं। फिर अचानक ट्रक के अंदर किसी ने धीरे से कहा, यहीं उतरना है। राजू ने घबराकर पीछे देखा। औरत फिर से वहीं बैठी थी। चेहरा अब भी नीचे झुका हुआ, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। राजू ने ट्रक से कूदकर भागना चाहा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और होठों से खून टपक रहा था। मुझे घर छोड़ दे, मौतपुर। राजू ने घबराकर ट्रक का गियर लगाया और तेजी से चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सड़क मुड़कर वहीं लौट आ रही थी। वही पेड़, वही मील का पैटर्न, वही मौतपुर 2 किलोमीटर। वो जितना भी चला, रास्ता खत्म नहीं हुआ। तीसरा मील। धुंध और सन्नाटा अब ट्रक का इंजन गर्म हो चुका था। हवा में घना कोहरा फैल गया था। राजू ने ट्रक रोका और नीचे उतरा। सामने उसे एक पुराना ढाबा दिखा, टूटी छत, बुझी बत्तियां। वो अंदर गया और बोला, भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने बिना कुछ बोले पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। राजू ने पी लिया और पूछा, ये मौतपुर कहां है? बूढ़ा धीरे से बोला, बेटा, यहां से कोई मौतपुर नहीं जाता। जो गया वो लौटा नहीं। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। ट्रक के ऊपर वही औरत खड़ी थी, सिर झुकाए,
हाथ फैलाए हुए। राजू भागकर ट्रक में बैठा और एक्सीलेटर दबा दिया, पर अब सड़क पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस धुंध और बीच बीच में किसी के रोने की आवाज। अंतिम मील। सच्चाई। अचानक ट्रक रुक गया, इंजन बंद हो गया। राजू ने बाहर देखा, वो एक पुराने कब्रिस्तान में था। हर कब्र पर वही नाम लिखा था, राधा देवी। राजू की आंख। काली हवेली का रहस्य। काली हवेली का रहस्य। रात के 12:30 बजे थे। आकाश में बादल गरज रहे थे। बिजली आसमान को चीरती हुई धरती को डराने उतर रही थी। सड़क सुनसान थी और उस सड़क के आखिर में थी काली हवेली। गांव के लोग कहते थे कि वहां हर अमावस्या की रात कोई अजीब सी परछाई दिखाई देती है। कोई दरवाजे की चौखट पर बैठा दिखता है तो कोई खिड़की से झांकता हुआ। जो भी उस हवेली के पास गया कभी लौट कर नहीं आया। पर अर्जुन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो शहर से पढ़कर लौटा था, तर्क और विज्ञान में यकीन रखने वाला इंसान। उसने तय किया कि इस बार की अमावस्या की रात वो हवेली में जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। पहली रात अर्जुन ने टॉर्च, कैमरा और एक छोटा रिकॉर्डर लिया। हवेली के पास पहुंचा तो हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें जोर से झकझोरा हो। दरवाजा आधा खुला था, चर चर की आवाज के साथ। अंदर घुसते ही उसे पुराने लकड़ी और धूल की गंध आई। दीवारों पर टूटी हुई तस्वीरें टंगी थीं, एक औरत की जिसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। अर्जुन ने तस्वीर पर टॉर्च डाली और देखा औरत की आंखें उसकी ओर घूर रही थीं। वो घबरा गया, पर खुद को संभालते हुए बोला, ये सब भ्रम है। कमरे में घुसकर उसने कैमरा ऑन किया। अचानक रिकॉर्डर में आवाज आई, क्यों आए हो? अर्जुन चौंका। उसने रिकॉर्डर ऑफ किया, लेकिन आवाज कमरे के अंदर से आई थी। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, कोई नहीं, बस दीवार पर वही औरत की तस्वीर, और अब उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी लग रही थी। दूसरी रात। अर्जुन अगली रात फिर लौटा। उसने अब कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया और कमरे के बीच में बैठ गया। ठीक 12 बजे खिड़की अपने आप खुल गई। हवा का एक झोंका आया और दीवार पर लगी तस्वीर नीचे गिर गई। फ्रेम के पीछे कुछ लिखा था, मुझे मुक्त करो। अर्जुन ने पढ़ते ही कमरे में ठंडक महसूस की, और तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तू नहीं समझेगा। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। कैमरे की स्क्रीन में उसने देखा, उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी है। वो पलटा, पर वहां सिर्फ धुआं था, और कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पुराना किस्सा अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने बताया कि हवेली में कभी रुक्मिणी देवी नाम की महिला रहती थी। उनका पति तांत्रिक था। वो अमरता का प्रयोग कर रहा था, लेकिन किसी रात तंत्र क्रिया उल्टी पड़ गई। रुक्मिणी देवी जिंदा जल गईं, और तब से कहा जाता है कि उनकी आत्मा हवेली में भटकती है। वो चाहती है कि कोई उनकी मुक्ति कर दे, पर जिसने कोशिश की वो खुद गायब हो गया। तीसरी रात अर्जुन ने तय किया कि वो उस आत्मा को मुक्त करेगा। उसने पूजा की तैयारी की, दीप जलाया और हवेली पहुंचा। रात का वक्त था। हवेली के अंदर सन्नाटा गूंज रहा था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, चारों ओर धुआं फैलने लगा। दीवारों पर खून की धारियां बहने लगीं। हवा में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन डर गया, पर पढ़ना नहीं छोड़ा। तभी उसके सामने वही औरत दिखाई दी, रुक्मिणी देवी, सफेद साड़ी में, आधा जला चेहरा, आंखों में आग। वो बोलीं, क्यों बुलाया मुझे? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। वो हंसी,
एक ठंडी डरावनी हंसी। मुक्ति? मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मुझे चाहिए साथी। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में कुछ पकड़ लिया गया। हवेली का फर्श अब कीचड़ जैसा था, जो उसे नीचे खींच रहा था। वो चिल्लाया, छोड़ दो मुझे। रुक्मिणी देवी धीरे धीरे झुकीं और बोलीं, अब तू यहीं रहेगा, सदा के लिए। अंत। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे